चलिए देखिए यहाँ पे बच्चों, आज हम लोग थोड़ा सा पावर एम्पलीफायर, हमने सारे प्रकार के पावर एम्पलीफायर बता दिए हैं आपको, ठीक है। आज हम लोग जो है उसका स्टेजेस देख लेंगे। एक प्रैक्टिकल पावर एम्पलीफायर अगर हमारे पास है तो उसके क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पावर होगा, यहाँ पावर आप जोड़ लीजिएगा, पावर एम्पलीफायर, ठीक है। एक पावर एम्पलीफायर में क्या क्या स्टेजेस हो सकती हैं, बहुत सिंपल वे में अगर आप देखेंगे तो एक पावर एम्पलीफायर में क्या क्या स्टेजेस हो सकता है। तो सबसे बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। भाई पावर एम्पलीफायर होता क्या है? जो किसी भी वीक सिग्नल की पावर लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और इतना बढ़ा देता है जो लोड को सिंपली क्या कर सके, ड्राइव कर सके। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपके पास पावर एम्पलीफायर में जो भी सिग्नल होगा उसका वोल्टेज एम्पलीफाई किया जाता है। तो 2-3 स्टेज तो क्या होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। इसके बाद फिर से आपका फिर वोल्टेज एम्पलीफायर ही होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर होगा। इसके बाद आपका आउटपुट स्टेज से पहले एक स्टेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव स्टेज। क्या बोलते हैं? ड्राइव स्टेज। और इसके बाद आता है क्या, आउटपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज। इसके बाद आपका आ जाता है क्या, लाउड स्पीकर। क्या आ जाता है? जी आता है बच्चों। अब मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि एक हमारा जो प्रैक्टिकल पावर एम्पलीफायर होता है इसमें 3 स्टेजेस हमें लेके चलनी पड़ेंगी। वो स्टेजेस क्या होगा, पहले वोल्टेज एम्पलीफायर होगा, पहला वोल्टेज एम्पलीफायर, ये सबसे पहला स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज आपका होगा, ये फर्स्ट स्टेज था, सेकेंड स्टेज आपका जो होगा उसको हम बोलते हैं ड्राइव स्टेज। क्या बोलते हैं? और थर्ड स्टेज जो आपका होता है इसको हम बोलते हैं आउटपुट स्टेज, या आप इसको बोल सकते हैं क्या, पावर स्टेज। सामान्यतः आप इसको क्या बोल सकते हैं, पावर स्टेज या आउटपुट स्टेज। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तीनों होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक पावर एम्पलीफायर में। अब याद रखिएगा, वोल्टेज एम्पलीफायर जो होता है बच्चों, ये स्टार्टिंग में जो हमारा ट्रांसड्यूसर से आउटपुट निकला होता है, जो वीक सिग्नल होता है लगभग लेस देन 10 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट से भी जो कम का वीक सिग्नल, जैसे मान लीजिए माइक्रोफोन से बोल रहे हैं तो उससे जो सिग्नल निकलेगा वो बहुत वीक होगा। तो सबसे पहले उसके वोल्टेज लेवल को, वोल्टेज स्तर को सुधारने की ज़रूरत है। ये 10 मिली वोल्ट तक है, तो इसके लिए हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर यूज़ करेंगे जो इसको क्या कर देगा, बूस्ट कर देगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। यहाँ पे जो कपलिंग इसमें जो यूज़ करी जाती है, कौन सी कपलिंग होती है, RC कपलिंग यूज़ करते हैं। कौन सी कपलिंग? मतलब आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि एक अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर कौन सा होता है, RC कपल्ड। कौन सा होता है, RC कपल। ये क्या करता है, ये ट्रांसड्यूसर से जो आउटपुट मिल रहा होता है, ट्रांजिस्टर से प्राप्त आउटपुट के वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है। बात क्लियर है ना? इसके बाद अगर हम बात करें ड्राइव स्टेज, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइव स्टेज को ध्यान से समझिए। ड्राइव स्टेज क्या होता है? ड्राइव स्टेज को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक ऐसा स्टेज होता है जो बेसिकली आउटपुट स्टेज को नेसेसरी पावर प्रोवाइड करता है। मतलब कह सकते हैं आप, इट डिलीवर्स नेसेसरी पावर टू द आउटपुट स्टेज, इट डिलीवर नेसेसरी पावर टू आउटपुट स्टेज। ठीक है, ये नेसेसरी पावर आउटपुट स्टेज को देगा जितनी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना पावर ये आपका आउटपुट स्टेज को देगा। तो यहाँ पे होगा क्या एग्जैक्टली सर बताइए, कौन सी सर्किट होगी, क्या होगा यहाँ पे, कैसे ये देगा फिलहाल एग्जैक्टली पावर? तो ड्राइव स्टेज जनरली आपका कुछ और नहीं होता है, क्लास ए प्रकार का एम्पलीफायर होता है। क्या होता है? क्लास ए प्रकार का एम्पलीफायर होता है। कौन सा एम्पलीफायर? और क्लास ए विथ ट्रांसफार्मर कपल, विथ ट्रांसफार्मर कपल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विथ ट्रांसफार्मर कपल्ड। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है ट्रांसफार्मर कपल होता है, इसमें ये ट्रांसफार्मर चूँकि कपल्ड होता है, मैं ड्राइव स्टेज का सर्किट अगर बना दूं तो ड्राइव स्टेज के लिए मैं एक सर्किट रफ डायग्राम बना देता हूँ। ये ड्राइव स्टेज ऐसा होता है, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा होता है बच्चे, कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा होता है? यहाँ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये हमारा ड्राइवर स्टेज है।
यहाँ पे आपका प्लस VCC, समझ रहे हैं ना। अब इसको सेंटर टैप हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेज हमारा जो होता है बच्चों, आउटपुट स्टेज, ये हमारा एग्जैक्ट पावर एम्पलीफायर होता है। क्या होता है, और यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं पुश पुल प्रवर्धक। क्या यूज़ करते हैं, पुश पुल। और ये जो पुश पुल प्रवर्धक होता है बच्चों, यहाँ पे पुश पुल प्रवर्धक में, एम्पलीफायर में हमारे 2 क्लास B लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, 2 क्लास B एम्पलीफायर लगे होते हैं, 2 क्लास B पावर एम्पलीफायर लगे होते हैं यहाँ पे। तो जो 2 क्लास B होंगे वहाँ पे NPN या PNP ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर वाला भी हम लोग देखेंगे कैसे पुश पुल एम्पलीफायर होता है, लगा करके उनको 2 अलग अलग, जैसे हमारे पास क्या होता है 2 अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है। आप सिंपल ये समझो कि जैसे फुल वेव रेक्टिफायर आपने पढ़ा होगा 2 डायोड को लेकर के, एक पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई करता है, एक निगेटिव को। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल देने के लिए हमें सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ रही थी। वहाँ सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर लगा रहे थे जो पॉजिटिव साइकिल को ऊपर, निगेटिव साइकिल को नीचे सेपरेट करके दे देता था D1 और D2 डायोड को। तो इसी तरीके से यहाँ जब पुश पुल एम्पलीफायर होगा तो यहाँ पे एक ऊपर वाला क्लास B होगा, एक नीचे वाला क्लास B होगा, ट्रांजिस्टर TR1 के साथ, ट्रांजिस्टर TR2 के साथ। तो यहाँ सेंटर टाइप लगाना पड़ेगा ताकि एक उस ट्रांजिस्टर को इनपुट दे और एक दूसरे ट्रांजिस्टर को इनपुट दे, मतलब पॉजिटिव उधर, निगेटिव नीचे की तरफ। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो आपका ड्राइवर स्टेज है ये है, जनरली ये क्लास A प्रकार का ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर होता है। ट्रांसफार्मर हम लोग स्टेप डाउन प्रकार का सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। आउटपुट स्टेज में आपका क्या होता है, पुश पुल होता है। आउटपुट स्टेज में क्या होता है, पुश पुल यूज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आउटपुट स्टेज आपका जो होता है ये मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है आउटपुट डिवाइस को। किसको, आउटपुट डिवाइस को। और सबसे अच्छा जो काम होता है ये पावर डिलीवर करने के साथ साथ इम्पीडेंस मैचिंग क्या करता है, इम्पीडेंस मैचिंग बहुत अच्छा प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना। लास्ट स्टेज जो आउटपुट स्टेज है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे पुश पुल एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे, मतलब बेटर परफॉर्मेंस के लिए, अच्छी इफिशियंसी के लिए पुश पुल यूज़ करते हैं, पुश पुल। ठीक है ना। आप कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स द हाई पावर या प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग टू द लोड। ठीक है, इट प्रोवाइड हाई पावर और प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग टू द लोड। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग इसके जो है, ये तीनों चीज़ें आप समझ गए हैं ना। तो ये की पॉइंट्स आप एज इट इज़ मैं आपको लिखा देता हूँ, इसको आप मेंशन कर लीजिए। ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा जो है पुश पुल एम्पलीफायर का ये कंप्लीट सर्किट बना हुआ है। आपको पता है कि पुश पुल एम्पलीफायर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 क्लास B पावर एम्पलीफायर को हम लोग बैक टू बैक जोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये क्लास B ये T1 के साथ, ये T2 के साथ, इन दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है। यहाँ ये आपका ड्राइव ट्रांसफार्मर है, इनपुट साइड ट्रांसफार्मर। इसका जो हमारा ड्राइवर स्टेज, ये ड्राइवर स्टेज वाला ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे ये हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर है जो डायरेक्टली लाउड स्पीकर को कनेक्ट करता है। और ये इम्पीडेंस मैचिंग यहाँ पे R डैश आपका इसका होगा, RL डैश, और यहाँ इसका लोड का रेजिस्टेंस कुछ होगा RL। इन दोनों के इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ये आप जो फॉर्मूला देख रहे हैं, RL डैश इज इक्वल टू 2N1/N2 का स्क्वायर होल स्क्वायर यहाँ पे RL। ठीक है ना। ये इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करा रहा है। अब देखिए, इनपुट वेव जब भी हम यहाँ पे देंगे तो आपको दिख रहा है कि इसका ये सेकेंडरी साइड टैप्ड है, उसका प्राइमरी साइड टैप्ड है। इसका मतलब आपका यहाँ पॉजिटिव साइकिल जब भी दिया जाएगा तो पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव साइकिल ये होगा। यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। देखिए काम कैसे करता है इसको समझिएगा। ठीक है। होता क्या है कि जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो A सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और B सिरा, बात समझ रहे हैं, A सिरा पॉजिटिव और B सिरा नेगेटिव। इस तरीके से आपका ये वर्क करेगा। फिलहाल एक साइड आपका पॉजिटिव होगा और दूसरा साइड नेगेटिव होगा, मतलब एक को सप्लाई मिलेगी, एक ट्रांजिस्टर उस समय कंडक्ट करेगा, वर्क करेगा। ट्रांजिस्टर T1 आपका एक साइड के लिए और ट्रांजिस्टर T2 आपका दूसरे साइकिल के लिए काम करेगा। मतलब यहाँ वेव का स्प्लिट होना होगा। यहाँ पे वेव क्या होगा, आपका सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर लगाया ना, तो जो भी हम इनपुट देंगे तो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर इसको स्प्लिट कर देगा। क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। तो यहाँ पे एक बार आपका ये सिरा, मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये सिरा काम करेगा, आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा। आपका दूसरे साइकिल में ये सिरा काम करेगा, यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। चूँकि यहाँ पर भी क्या है, सेंटर टैप्ड है, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमें आउटपुट में कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। मतलब आपको पता है कि क्लास B एम्पलीफायर जो आपने पढ़ रखा है, क्लास B एम्पलीफायर का काम क्या होता है,
क्लास बी एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट आपका कट ऑफ रीजन के नीचे था, वो केवल एक चक्र के लिए काम कर रहा था पॉजिटिव के लिए। तो उसी तरीके से एक और हम क्लास बी लगाएंगे जो निगेटिव के लिए काम करेगा। तो हमारा क्लास बी लगा करके हम क्या बनाएंगे, पुश पुल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पुश पुल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, क्वाइट हाई, लगभग 75% होता है। कितना होता है। और आपका क्लास बी एम्पलीफायर का जो इफिशियंसी होता है, जो मैक्सिमम इफिशियंसी आपको हमने बताया था 78 और वैसे 50 से 60% ही हमने आपको बताया था क्लास बी एम्पलीफायर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इफिशियंसी मैक्सिमम दिख रहा है। इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है पुश पुल एम्पलीफायर के, तो पुश पुल एम्पलीफायर के प्रॉब्लम्स में जो आपको देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि आपके पास यहाँ पे पुश पुल एम्पलीफायर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर होने की वजह से बहुत बल्की हो जाता है। क्या, ट्रांसफार्मर होने की वजह से ये बहुत सर्किट बहुत भारी हो जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा होगा। उसके बाद आपका जो है होगा यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ट्रांजिस्टर ज़्यादा यूज होना ये भी एक तरीके का डिसएडवांटेज ही है। ठीक है, और यहाँ पे जब 2 ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं तो नो डाउट दोनों ट्रांजिस्टर्स का अपना कोई अलग अलग पैरामीटर होगा, मतलब दोनों के बीटा होंगे, दोनों का पैरामीटर होगा, उनको हमें स्टेबल करने के लिए दोनों के लिए अलग अलग बायसिंग का प्रबंध किया जाएगा। दोनों के बीटा को हमें स्टेबल रखना होगा, पैरामीटर्स को हमें स्टेबल रखना होगा जब वे चेंज वगैरह होंगे तो ये भी इसके डिसएडवांटेज, मतलब डबल बायसिंग, दोनों को अलग अलग बायसिंग, तो ये सब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, पुश पुल एम्पलीफायर ये आपका नॉर्मल एक पावर एम्पलीफायर होता है जो किसी भी प्रैक्टिकल पावर एम्पलीफायर का क्या होता है, आउटपुट स्टेज होता है। क्या होता है, आउटपुट स्टेज। यहाँ पे ये ड्राइवर स्टेज का आउटपुट है, यहाँ से आ रहा है जो इसके लिए इनपुट का काम करेगा, और यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर है ये लोड के साथ इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड कराता है। बात क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन। 2 पुश पुल प्रवर्धक 2 क्लास बी एम्पलीफायर इसमें क्यों जुड़े हैं, क्योंकि एक क्लास बी एम्पलीफायर केवल एक ही चक्र को एम्पलीफाई कर सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव को, तो इसलिए यहाँ पे ये जोड़ा गया है आपका। अगर आप इसमें पावर कैलकुलेशन आप करना चाहेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक फार्मूला मैं लिखा दे रहा हूँ। कभी भी पावर डिसिपेशन बाय द ट्रांजिस्टर अगर आपको निकालना हो तो P2T इज इक्वल टू होता है, ध्यान रखिएगा, PDC माइनस PAC। पावर डिसिपेशन ये आपका होता है पावर डिसिपेशन बाय ट्रांजिस्टर, इसको आप याद कर लीजिएगा, पावर डिसिपेशन बाय ट्रांजिस्टर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि PDC की वैल्यू क्या होगी, अगर आपसे पूछा जाए कि PDC की क्या वैल्यू होगी तो आप कहेंगे VCC IC। क्या, VCC IC मतलब DC पावर, VCC सप्लाई और IC करंट आपका। ठीक है, अगर PAC अगर आपको निकालना हो तो PAC की वैल्यू कितनी होगी, जो आपने शुरू में कैलकुलेट कर भी रखा है। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल एक से आपको आउटपुट में मिल रहा है, जैसे आपने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए निकाल रखा था ना, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए अलग कैलकुलेट कर रखा था, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अलग आपने कैलकुलेट कर रखा था। तो यहाँ पे अगर हमें कोई भी एक साइन वेव दे रखा है, उसका वोल्टेज हमें पता है और हमें क्या निकालना है, अगर हमें निकालना है AC उसका, तो AC आउटपुट आप निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू जो रेक्टिफाइड होता है तो एवरेज वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 2-3 फार्मूले नोट कराता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, जो इसमें हेल्पफुल होगा। एक सबसे पहला फार्मूला लिखिएगा, पीक AC आउटपुट वोल्टेज, जिसको हम लोग बोलेंगे पीक AC आउटपुट वोल्टेज VCE, पीक AC आउटपुट वोल्टेज, पीक या इधर लिख लेते हैं, पीक AC आउटपुट वोल्टेज, पीक AC आउटपुट वोल्टेज ये होता है VCE। ठीक है ना, ये पीक आउटपुट AC वोल्टेज होगा। ठीक है,
और पीक एसी आउटपुट करंट क्या होगा, पीक एसी आउटपुट करंट, एसी आउटपुट करंट आई सेट इज इक्वल टू होता है वी अपान आर एल, या आप लिखेंगे वी अपान 2RL। क्यों? क्योंकि वी इज इक्वल टू होता है बच्चों वी अपान 2। ये कुछ फॉर्मूले आप यहाँ नोट डाउन करेंगे। अगर हमें मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करना हो, मैक्सिमम पावर अगर हमें कैलकुलेट करना हो, P0 मैक्स, अगर हमें P0 मैक्स कैलकुलेट करना हो तो हो जाएगा VC अपान √2 इंटू IC सेट अपान √2। ठीक है ना, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सब इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो इसके लिए आप नोट डाउन कर लीजिए। सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड करंट। अगर आप ये फार्मूले में सारा पुट कर देंगे तो P0 मैक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0.25 VCC आई सेट। इसी तरीके से अगर हमें IDC की वैल्यू कैलकुलेट करना हो, IDC तो चूंकि हाफ वेव में तो IC सेट अपान पाई। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है? कितने लोगों को ये याद है? हाफ वेव के लिए क्या होता है ये एवरेज वैल्यू? भाई आपने क्या पढ़ा है? हाफ वेव अगर कहीं पे आपको दिख रहा है सिग्नल का, तो इसका अगर आप वोल्टेज VDC अगर आप निकालते तो क्या निकालते थे? VM बाई पाई, और फुल वेव का 2VM बाई पाई। एवरेज वैल्यू ही इसका क्या होता है? DC वैल्यू होता है। एवरेज वैल्यू ही क्या होता है? DC वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे PDC निकालना चाहें, पावर हमें निकालना चाहें, तो हम PDC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? VCC इंटू IDC। क्या लिखेंगे? तो VCC ऐसे ही रहने दो, IC सेट अपान पाई, ये PDC पावर हो गया, मतलब ये DC पावर हो गया। अब अगर आप मैक्सिमम इफ़िशियंसी निकालना चाहते हैं ना क्लास B का, मैक्सिमम इफ़िशियंसी अगर आपको निकालना हो किसका? क्लास B का, तो आप लिखेंगे P0 मैक्स अपान PDC। बस यहाँ से ये मैक्सिमम इफ़िशियंसी आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला था, इसमें कुछ करना नहीं था। आपको पता है, ये हमेशा से पढ़ते चले आए हैं। आई सेट आपका हमेशा से, आपको पता है कि किसी भी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज अगर हमारे पास दिया है तो हम लोग क्या कर दें? लोड रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगी आपकी। हाँ 0.25। ये आप इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए ना, आपको देखने को मिलेगा डिनोमिनेटर में आपको 4 मिलेगा, तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। तो इसमें हम लोग बस इतना ही रखेंगे, जो आपका पावर एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट है। अब आपको इसके अतिरिक्त जो भी आप पढ़िएगा, जो जहाँ आपको डाउट होगा, कुछ भी आपको लगेगा, तो आप हमसे जो है उसको पूछते चलिएगा, और हम डिफरेंट टाइप के इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जो आपको जहाँ डाउट होगा। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिक सा आइडिया है। वैसे जेई लेवल में जो सबसे ज़्यादा समरी अगर पावर एम्पलीफायर का आपको पढ़ना है, तो जेई लेवल में जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा वो आप सबसे ज़्यादा सबका इफ़िशियंसी पूछा जाता है। ठीक है, कपलिंग पूछा जाता है कि कौन सा जो है फ़िलहाल किस में कौन सी कपलिंग यूज होती है, कपलिंग पूछा जाएगा। आपसे बहुत ज़्यादा पूछेगा
तो जो कपलिंग मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो आप पीछे पढ़े हैं उसका गेन हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी में कम क्यों होता है? हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी में जो गेन कम होता है, लो फ्रीक्वेंसी पर गेन कम होता है। किसका आपका जो है फिलहाल हाईएस्ट होता है इफिशियंसी, हाईएस्ट इफिशियंसी? और आप कह सकते हैं किसका जो है फिलहाल जो आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व होता है वो किसका सबसे अच्छा होता है? इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से बनेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस किसका अच्छा होता है ये आपको बताना होगा। थर्मल रन अवे और हीट सिंक के बारे में थोड़ा सा पॉइंट जान लीजिए। थर्मल रन अवे क्या होता है? सिस्टम में जब भी हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की बात करेंगे तो सिंपली यहाँ पे अनस्टेबल कंडीशन होता है थर्मल रन अवे। मतलब इसमें कभी भी अगर ताप बढ़ता है तो कलेक्टर करंट बढ़ती है। चूँकि आपको पता है कि ट्रांजिस्टर एक टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसमें अगर ताप बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बढ़ेगी और कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो फिर ताप बढ़ेगा, पावर लॉस बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। कंटिन्यूस यह प्रक्रिया होने से क्या होता है? डैमेज होने के चांसेस होते हैं। थर्मल रन अवे इसी को हम लोग बोलते हैं। डैमेज हो जाता है आपका ट्रांजिस्टर, मतलब डैमेज हो जाता है, बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। फिर उसको रिप्लेस करके हम लोग दूसरा लाते हैं, ठीक। सिलिकॉन के लिए हमने आपको बताया था कि जो भी ट्रांजिस्टर बने होते हैं उनका पावर रेटिंग टेम्परेचर रेटिंग कितना होता है? 250 डिग्री सेल्सियस। और जर्मेनियम के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एक तो तरीका ये होता है थर्मल रन अवे से बचने का, ज़्यादा टेम्परेचर सह सके, इसलिए हम लोग पावर एम्पलीफायर जो ट्रांजिस्टर बनता है, जो ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर में यूज होता है वो सिलिकॉन से बना हो, साइज़ थोड़ा बड़ा हो। दूसरी चीज़ हम लोग हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। हीट सिंक क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, हीट मीन्स ऊष्मा, सिंक मीन्स सोखना, ठीक है। सिंक मतलब क्या होता है? उसको सोख लेना, एक तरीके से कह सकते हैं। बेसिकली ये मेटेलिक सीट होता है जो आपका ट्रांजिस्टर के साथ लगा होता है, जो हीट को क्या करता है? हाँ, एब्जॉर्ब करके डिसिपेट कर देता है। किधर? वायु की तरफ, इन्वायरमेंट में बाहर डिसिपेट कर देता है। तो ये हीट सिंक का काम होता है। थर्मल रन अवे से बचाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसों में लगा होता है, ट्रांजिस्टर वगैरह में ये लगाया जाता है, ठीक है। तो आज का बेसिकली हमारा जो इस लेक्चर का कॉन्सेप्ट था बस इतना ही था। पावर एम्पलीफायर हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रयास करेंगे, फीडबैक वगैरह पढ़ेंगे, फीडबैक पढ़ेंगे, ऑसिलेटर थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। इन सब में हम लोग ज़्यादा आपको फ़िलहाल आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखेंगे, और इसके जो भी आपके क्वेश्चन बनने लायक हैं आप बनाइए, जहाँ पे भी डाउट आता है उसको डिस्कस करिए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।